यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि इसका हम लोग यहाँ पर जो टेस्ट देख रहे थे बीपीएससी का, ठीक है, यहाँ पर 20वां पेपर हम लोग यहाँ पर देख रहे थे इसका, ठीक है। ऑलरेडी और भी पेपर कर चुके हैं, 16-17 है ना, वो किए। जो यहाँ पर भी मिस हुए हैं बीच में पेपर, वो हम लोग यहाँ पर मिलते यहाँ पर वो भी कवर करेंगे, ठीक है। या तो आपको पीडीएफ दे देंगे, जैसा रहेगा मैं आपको कराऊंगा वो। तो यहाँ से अभी हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं इसका, करीब 75 क्वेश्चन के आसपास। और अभी इसके आगे से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और पूरा आज पेपर 20 खत्म हो जाएगा, ठीक है। आते स्टार्ट करते क्वेश्चन, देखते हैं जो पार्ट 1 के बाद से पार्ट 2 में जो स्टार्ट होंगे वहाँ से। हम लोगों ने 76 नंबर तक क्वेश्चन किए थे, अब करेंगे 77 नंबर क्वेश्चन से करेंगे यहाँ से। और 77 क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोला है कि मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग पीयूष ग्रंथि द्वारा क्या करता है, स्रावित हार्मोन का नियंत्रण करता है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 77 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये बी करेक्ट है, हाइपोथैलेमस इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसमें क्या आता है कि न्यूरो सेक्रेटरी कोशिकाओं के कई समूह भी शामिल होते हैं जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन नामक हार्मोन का स्रावित करते हैं, स्राव करते हैं, राइट। और ये हार्मोन अन्य ग्रंथियों जैसे प्रणालियों, उनकी गतिविधियों, कार्यों का निर्देशन करना, उनकी पीयूष ग्रंथि को संकेत भी देते हैं। आगे आते क्वेश्चन नंबर 78 बोले अभिकथन है कारणार्थ। देखते हैं, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहला क्या होगा 78 का, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, पहली बात एकदम सही है। सेकेंड, यकृत पित्तरस का स्राव करता है जो पित्ताशय नमक थैली में जमा होता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। क्या पूछ रहा है कि सही है या नहीं, तो दोनों बातें सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यकृत है, इसमें मानव की सबसे बड़ी जो ग्रंथि शरीर की बताया जा रहा है, और यहाँ पर बताया जा रहा है यकृत पित्त रस का स्राव करता है जो पित्ताशय नमक थैली में जमा होता है। यकृत की तो बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इसमें मानव शरीर की ग्रंथि के बारे में बता रहा है, और यहाँ पर ही बता रहा है जो उसकी पित्तरस का, वैसे ठीक होना चाहिए, गलत दिया है इन्होंने, देख लेते हैं। गलत अगर दिया है तो कर सकते हो, लेकिन वैसे आप इसका ठीक भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ना। और यहाँ पर यकृत जो है पित्तरस का यकृत की ही बात कर रहा है ना। तो वैसे यहाँ पर गलत दे रखा है, तो गलत ही होगा इसका आंसर। मतलब कहने का कि ये व्याख्या नहीं कर रहा है इसकी एक तरह से। ये पूरा स्टेटमेंट समझ लो, स्टेटमेंट के हिसाब से समझ सकते हो कि यहाँ पर यकृत जो है ये मानव शरीर की ग्रंथि की बात कर रहा है, कोई ग्रंथि की सबसे बड़ी होती है ना। यहाँ पर ये पित्तरस की लेकर के स्राव की बात कर रहा है, ऐसे समझ के गलत कर सकते हो, लेकिन बात यकृत की ही कर रहा है वो, है ना। ऐसे गलत हो सकता है, थोड़ा सा रेयर क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज़्यादा घुमा के पूछा गया ये वाला, है ना। आंसर क्या होगा, बी करेक्ट है, गलत होगा, मतलब व्याख्या नहीं कर रहा है। 79 नंबर है, शोल्डर किसका मिश्र धातु है। करेक्ट आंसर 79 का हो जाएगा सीसा और टिन, यहाँ से करेक्ट आंसर है 79 का सी सही आंसर है, राइट। आगे क्वेश्चन आते हैं 80 नंबर है, 80 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 का, ये जाना जाता है किसको, सोचो। करेक्ट आंसर होगा 80 नंबर है ना, हाँ 80 का सही आंसर हो जाएगा आपको ट्राइनाइट्रोफेनॉल, इसका सही आंसर होगा डी नंबर, है ना। ट्राइनाइट्रोफेनॉल जो है ये एक विस्फोटक और इसे पिक्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं, और ये हल्का पीला गंधहीन क्रिस्टल जो कम घुलनशील, जल में कम घुलनशील होता है, और इसका उपयोग मुख्य रूप से अभिकर्मक संश्लेषण में कर सकते हैं। क्वेश्चन 80 बनाते हैं। 81 बोला है निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक सीधे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को ईंधन देने के लिए उपयोग किया जा सकता है। आंसर क्या होगा, ठीक है 81 का हो जाएगा बी करेक्ट, यूरेनियम 235 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 82। इनमें से किस कण को घोस्ट पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। घोस्ट पार्टिकल के नाम से जानते हैं 82 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूट्रिनो, डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि न्यूट्रिनो को अपनी काफ़ी कम द्रव्यमान, विद्युत आवेश की कमी और सार्वभौमिक वितरण के कारण ब्रह्मांड में मौजूद अन्य कणों से भिन्न वे परमाणु रिएक्टर सूर्य तथा पृथ्वी के वायुमंडल के साथ उच्च ऊर्जा वाली ब्रह्मांडी जो किरण होती है, उसका टकराव से निर्मित होती है। 82 का डी करेक्ट रहेगा। 83 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 83 नंबर, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है बंदोबस्त, उसके बारे में विचार करना है। पहली बात है कि जो रैयतवाड़ी है बंदोबस्त की शुरुआत बॉम्बे के दक्कन क्षेत्र से हुई थी। पहली क्या होगा, 83 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड बोला इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व का बंदोबस्त सीधे रैयतों द्वारा किया जाता है या रैयतों के साथ किया जाता था। सेकेंड भी करेक्ट है।
दोनों बातें करेक्ट हैं। 83 का आंसर 1 एंड 2 सी करेक्ट आंसर है। 84 है बाल विवाह परिषद जो अधिनियम है 1929 के अनुसार महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है। 84 का आंसर क्या होगा। 84 का आंसर हो जाएगा यहाँ से बी करेक्ट है 14 वर्ष इसका सही आंसर होगा। ठीक है। और इस अधिनियम के अनुसार पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और जो महिलाओं के लिए यहाँ पर 14 निर्धारित की गई थी। 85 नंबर आते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करने देखते हैं। रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है, असहयोग आंदोलन, बारडोली सत्याग्रह, गांधी विधवेन पैक्ट या समझौता। तो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से यहाँ पर कालक्रम के अनुसार सही है। सेट करेंगे इसको घटनाओं के अनुसार। आंसर हो जाएगा 85 का ये पहला तो रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है, 1919। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन से जुड़ा सहयोग आंदोलन था 1920 से 22, ठीक है। बारडोली 1928, राइट। और गांधी विधवेन पैक्ट या समझौता 1931 करेक्ट आंसर है। 86 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है क्षेत्रीय राज्य और संस्थापक के हिसाब से। आंसर हो जाएगा 86 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये हैदराबाद किलिच खान, अवध सादत खान, बंगाल मुर्शीद कुली खान। तीनों स्टेटमेंट क्या यहाँ से एकदम सही सुमेलित हो रहे हैं, ठीक है। हैदराबाद के संस्थापक आसफ जाह घराने की किलिच खान था। अवध का स्वतंत्र जो रियासत थी उसके संस्थापक सादत खान थे। और बंगाल मुर्शीद कुली खान स्वतंत्र बंगाल राज्य के संस्थापक था। आगे आते क्वेश्चन 87 नंबर है 87। अल्फांसो डी एल्बुकर के संबंध विचार करना है। उसने भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में फ्रांसो डी एल्मीडा का स्थान लिया था। पहली बात 87 का यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड है उसने पुर्तगालियों के लिए या पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर पर रणनीतिक नियंत्रण सुनिश्चित किया। सेकेंड क्या होगा 87 का सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें एकदम सही है। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा 87 का सी करेक्ट है। 88 आते हैं 88 नंबर। वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन का निरस्तीकरण के संबंध में विचार करना है। कौन सा सही होगा यहाँ पर जो सही होगा 88 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ये निरस्तीकरण वाइसराय हार्डिंग गति के कार्यकाल के दौरान किया गया था। पहली बात तो क्या होगा 88 का पहला करेक्ट है। निरस्तीकरण के पश्चात बिहार तथा उड़ीसा बंगाल में विलय कर दिया गया था। सेकेंड गलत होगा। तीसरा विभाजन के निरस्तीकरण उपरांत राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। ये बात करेक्ट है। आंसर 89 का 88 का 1 एंड 3 करेक्ट है। सही आंसर ये सही होगा 88 का, ठीक है। 89 आते हैं 89 नंबर। नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोले 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा। 89 का आंसर हो जाएगा यहाँ से ये पहला बोला कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता एसी मजूमदार ने की थी। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड है ये अधिवेशन लगभग एक दशक बाद नरमपंथियों और कर्मपंथियों के पुनर्मिलन का प्रतीक था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से 89 का ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 90 है 90 नंबर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ऐतिहासिक योगदान के बारे में विचार करना है। उन्होंने 1936 में दलित वर्गों और औद्योगिक श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए लिबर स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। पहली बात क्या है, पहला 90 का स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, सही है। सेकंड वर्ष 1927 में डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्गों के अधिकारों और समस्याओं के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए समाचार पत्र का बहिष्कृत भारत का शुभारंभ किया था। सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, है ना, दोनों करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से उसका आ जाएगा 90 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन 91 है, सूर्यसेन के संबंध में विचार करना है कौन सा सही है। उन्होंने सहयोग आंदोलन में भाग लिया था। पहली बात क्या है, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट 91 का जो रहेगा ये क्या होगा, करेक्ट है, करेक्ट है। दूसरा, वह उन कुछ क्रांतिकारियों में से थे जिन्हें कभी कैद नहीं किया गया था। सेकंड क्या होगा, सेकंड यहाँ से गलत है क्योंकि इन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण वर्ष 1926 और 1928 के बीच कैद किया गया था, जो स्पष्ट रूप से 1930 से पहले भी उपनिवेशी विरोधी संघर्ष को लेकर प्रतिबद्धता का संकेतक है। तीसरा,
उन्होंने 1930 में बंगाल में चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किया था। करेक्ट है। 1 और 3 सही है, सी आंसर। 92 नंबर है। 92 बोला है वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना के समय इसके महासचिव के रूप में किसने कार्य किया था? 92 का आंसर हो जाएगा यहाँ से। ये कार्य किया था एजी रंगा, बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 93 है नई तालीम के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा? नई तालीम की शुरुआत अक्टूबर 1937 में वर्धा में जाकिर हुसैन समिति द्वारा की गई थी। पहला क्या होगा? 93 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, नई तालीम का मुख्य विचार था कि गतिविधि के माध्यम से अधिगम होना। सेकंड भी करेक्ट, क्योंकि नई जो तालीम है इसका मुख्य सिद्धांत गतिविधि के माध्यम से सीखना था, जिसका अर्थ होता है कि बच्चे कताई बनाई और कृषि जैसे उत्पादक हस्ती के माध्यम से शैक्षणिक विषय को सीखेंगे। 93 का 1 और 2 दोनों करेक्ट है। आंसर क्या होगा? सी आंसर सही आंसर है। आगे आते क्वेश्चन 94 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यक्ति वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों में शामिल नहीं था? आंसर हो जाएगा 94 का करेक्ट आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है पूना पैक्ट के बारे में विचार करना है। इस पर 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर किए गए थे। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से 95 का करेक्ट हो जाएगी। पहली बात यहाँ से सही है। सेकंड, प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटें 148 से घटकर 71 कर दी गई थी। सेकंड क्या होगा? सेकंड यहाँ से गलत है, क्योंकि पुनः पैक्ट से प्रांतीय विधानसभा में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 17 से बढ़ाकर 841 कर दी गई थी, है ना। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 95 का। और इसके अतिरिक्त केंद्रीय विधायिका के दलित वर्गों के लिए 18% सीटें आरक्षित कर दी गई थी। तो पहला सिर्फ करेक्ट है। आंसर यहां से सी। क्वेश्चन 96 नंबर है। नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला लॉर्ड रिपन के स्थानीय जो स्वशासन संकल्प था 1882 का, उसके बारे में बताना है। इसमें स्थानीय निकायों के अधिकांश सदस्य गैर सरकारी नॉन ऑफिशियल तथा अधिमानता निर्वाचित होने की सिफारिश की थी। 96 का क्या होगा? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, एकदम सही है। सेकंड, इसने यह प्रस्ताव किया था कि इन स्थानीय निकायों की अध्यक्षता गैर सरकारी सदस्यों द्वारा की जाए तथा सरकारी हस्तक्षेप को न्यूनतम रखा जाए। सेकंड क्या होगा? सेकंड भी आंसर इसका करेक्ट होगा। दोनों बातें सही है। आंसर 96 का 1 और 2 सी करेक्ट आंसर है। 97 नंबर है। ब्रिटिश भारत में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था जो है उसके विकास मुख्यतः निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा 97 का करेक्ट आंसर। ये थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड इसका 97 का सही आंसर है। ठीक है, इस व्यवस्था का विकास मुख्यतः थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड द्वारा 19वीं शताब्दी में प्रारंभ में मद्रास प्रेसिडेंसी में किया गया था, और इस प्रणाली में जमींदारों जैसे मध्यस्थों की भूमिका समाप्त कर दी गई थी। 98 नंबर है। 98 बोले सुल्तान महमूद बेगड़ा की जीवनी राज विनोद के लेखक कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का। इसके लेखक थे कौन? उदयराज इसके लेखक थे। कौन था? उदयराज इसके लेखक थे। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है। जहांगीर के शासनकाल के दौरान दक्कन क्षेत्र में मुगलों की सत्ता क्या थी? मुगलों की सत्ता कैसी थी? दक्कन के शासन के कारण कमजोर। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? सही सम्मिलित कौन सा है? 100 में देखते हैं। पहला हो जाएगा यहाँ से। ये बोला कि ददनी कारीगरों को कच्चा माल और व्यापारियों के लिए राशि की आपूर्ति होना। ठीक है, पहला क्या होगा 100 का? 100 में पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, कनकूत भूमि माप की फसल उत्पादकता पर आधारित राजस्व आकलन की एक विधि होती थी। सेकंड गलत हो जाएगा। साहूकार बैंक समझानी। कारवानी भूमि आकलन के लिए जिम्मेदार राजस्व अधिकारी होता था। तीसरा क्या होगा? तीसरा आंसर इसका गलत है। कारवां अधिकारी थे जो ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी मात्रा में अनाज का परिवहन करते थे। सर्राफ के और बड़ी मात्रा में अनाज ट्रांसपोर्ट करने वाले व्यापारी गलत है, क्योंकि साहूकार बैंकर होते थे। आंसर क्या होगा? 1 सिर्फ करेक्ट है, ये आंसर होगा।
101 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला भक्ति आंदोलन के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहली बात है कि अनेक भक्ति परंपराओं के तहत शिव, कृष्ण और देवी जैसे विभिन्न देवताओं को एक ही परम सत्ता विधिक रूप माना जाता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से 101 का जो रहेगा क्या होगा? करेक्ट है? सोचो क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसका एकदम सही है। ठीक है। सेकेंड बात है, भक्ति संतों ने अभी व्यक्तिगत भक्ति की तुलना में यज्ञ, तीर्थ यात्रा और मूर्ति पूजा जैसी जो धार्मिक प्रथा थी उसको अधिक बल दिया था। सेकंड गलत है, क्योंकि यहाँ पर भक्ति भाव संतों ने यज्ञ, तीर्थ यात्रा, अनुष्ठानिक उपवास, पवित्र नदियों में स्नान अथवा मूर्ति पूजा जैसी जो धार्मिक प्रथा थी उस पर कम जोर दिया था। इसके स्थान पर उन्होंने ईश्वर के प्रति प्रेम, हृदय है ना, उसकी शुद्धता को लेकर यहाँ पर बताया था। वन सिर्फ करेक्ट है। आंसर यहाँ से 101 का ये बात करेक्ट हो जाएगी। आगे आते 102 नंबर है। इसमें बोला है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान यहाँ पर जियाउद्दीन बर्नी ने राजनीतिक चिंतन में जवाबित शब्द का तात्पर्य क्या था? इनका जवाबित शब्द का तात्पर्य था कि सुल्तान द्वारा कुलीनों के परामर्श से बनाए गए राज कानून होते थे। ठीक है। शरियत से तात्पर्य उस इस्लामी धर्म कानून से था जो पैगंबर मोहम्मद और खलीफाओं की शिक्षा होता था, उनकी रीतियों पर आधारित था और आदर्श रूप में शासकों, कुलीन और प्रशासकों को यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने निजी आचरण और राज की जो नीति होती थी उनके दोनों में ही कानून का पालन करें। आंसर हो जाएगा 102 का भी करेक्ट है। 103 नंबर आते हैं। 103 बोले दिल्ली सल्तनत के दौरान कृषि नीतियों के संबंध में विचार करना है। पहला, इसमें बोला कि फिरोज शाह तुगलक ने भू राजस्व नियंत्रण निर्धारित करने के लिए आधिकारिक रूप से निर्धारित उपज वफा ए फरमानी और आधिकारिक रूप से निर्धारित कीमतें निर्क ए फरमानी का उपयोग की शुरुआत की थी। पहली बात 103 का स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, सही है? गलत है पहली बात, क्योंकि अब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वफा ए फरमानी और निर्क ए फरमानी पर आधारित था और ये आंकड़े वास्तविक उपज का उस समय के परिचित बाजार कीमतों पर आधारित नहीं थे। ठीक है। और अक्सर बड़ा चढ़ाकर दिखाए जाते थे। पहला गलत हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने घरी और चटाई जैसी कई यहाँ पर कृषि करों को समाप्त कर दिया था, लेकिन उन क्षेत्रों में सिंचाई कर हक ए सर्व लागू किया जहां नहरों का निर्माण किया जाता था। तीसरा क्या होगा? दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से रहेगा इसका ये भी गलत है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक जो मोहम्मद तुगलक का उत्तराधिकारी बना था उसने कई दमनकारी कृषि करों को समाप्त कर दिया था, जिसमें घरी, गरेकर बोलते थे, चराई, चरागा कर ये सब शामिल थे। हालांकि उसने हक ए सर्व नामक एक नया सिंचाई कर लागू किया था, विशेषकर हरियाणा जैसे राज्यों में जहां पर सिंचाई और कृषि को बढ़ावा देने के लिए नहरों का निर्माण करवाता था। दोनों बातें गलत है। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 104 है, अजंता की गुफा नंबर 9 और 10 में भित्ति क्षेत्र किस युग से संबंधित है? 104 का आंसर हो जाएगा ये संबंधित है सुंग युग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 104 का। 105 है, महाजनपदों की राजनीतिक संरचना के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? इसमें यहाँ पर जो सही है 105 में करेक्ट आंसर हो जाएगा कुछ महाजनपद में स्थायी सेनाएं और प्रशासनिक तंत्र थे, जबकि अन्य कृषकों द्वारा गठित सेना सहायक सेना पर निर्भर होते थे। बी 105 का सही आंसर होगा। 106 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले मूर्तक भारत में श्रेणियों के गिल्ड के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? पहली बात है, श्रेणियां जो होती थी वस्तुओं की कीमतों और गुणवत्ता को नियंत्रित करती थी। पहला क्या होगा? 106 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पहली बात यहाँ से जो है ये देख लेता हूँ। पहली बात यहाँ से करेक्ट है ना? हाँ ठीक है, पहला करेक्ट है। सेकेंड बात है, सेकेंड बोला कि ये बैंकिंग संस्थाओं का रूप के रूप में काम करती थी। सेकेंड भी सही है। प्रत्येक शिल्पी श्रेणियों का नेतृत्व श्रेष्ठी नामक प्रमुख करता था। तीसरा क्या होगा? तीसरा भी करेक्ट है। तीनों सही है, तो आंसर यहाँ से डी। क्वेश्चन 107 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? यहाँ पर जो सही हो जाएगा कथन ये हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि के एक अभिलेख को पढ़ा था और जिसमें देवनाम्पी पिदस्सी नामक राजा का उल्लेख था, जिसे बाद में अशोक के रूप में पहचाना गया था। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, लघु शिलालेख में एक उल्लिखित है कि अशोक के कलिंग के तुरंत बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। सेकेंड गलत है, क्योंकि अशोक ने कलिंग के युद्ध के तुरंत बाद बौद्ध ने अपनाया था और लघु शिलालेख फर्स्ट में उल्लिखित है कि वे 2.5 वर्षों तक उपासक थे और इससे सिद्ध होता है कि बौद्ध धर्म को अपनाना एक क्रमिक प्रक्रिया थी, ना कि तत्कालिक परिवर्तन। करेक्ट आंसर एक करेक्ट है, दूसरा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, अभिकथन है कारणार्थ। भारत अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा चीन के साथ साझा करता है। इसके बाद पाकिस्तान का स्थान आता है। पहली बात 108 का स्टेटमेंट यहाँ से
गलत है, ठीक है, पहला गलत हो क्योंकि बांग्लादेश के साथ होगी। सेकेंड बात बोला मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा क्रमशः भारत के पूर्वी क्षेत्र में चीन के साथ तथा पाकिस्तान के साथ सीमाओं का निर्धारण करता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। 109 नंबर है, भारत के पूर्णतः आंतरिक स्थलरूप राज्यों के बारे में विचार करना है। भारत में ठीक 5 पूर्णतः आंतरिक स्थलरूप राज्य हैं। पहली बात 109 का स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, सही है। सेकेंड है ये राज्य हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड, तेलंगाना है। सेकेंड बात भी सही हो जाएगा, ठीक है। ये राज्यों को सामरिक दृष्टि से भारत के पूर्णतः आंतरिक राज्य मानता है। अब पूर्णतः आंतरिक स्थलरूप राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। 110 नंबर क्वेश्चन नंबर 110, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के बारे में कौन सा कथन सही है। इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र के बारे में जो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ये हिमालय नदी द्वारा निर्मित एक विस्तृत निक्षेपण मैदान होगा। सी यहां से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 111 है, तराई क्षेत्र के संबंध में विचार करना है कौन सा सही होगा। तराई क्षेत्र एक दलदली और आर्द्र पट्टी तथा भागड़ क्षेत्र में दक्षिण में स्थित है। पहली बात 111 का करेक्ट हो जाएगा, गलत है क्योंकि तराई एक दलदली और आर्द्र पट्टी है जो हिमालय की तलहटी के साथ भाबर क्षेत्र में दक्षिण में स्थित है और ये सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का भाग है। पहला गलत है। तराई क्षेत्र वनों का विकास के लिए अनुपयुक्त है। सेकेंड बात गलत है क्योंकि तराई पट्टी में दलदली भूमि, घने जंगल, समृद्ध जैव विविधता, उच्च वर्षा और उपजैव मृदा जैसी विशेषताएं मिलती है। दोनों बातें गलत है, आंसर डी। 112 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या की प्रवृत्ति के संबंध में विचार करने। उत्तर प्रदेश के सभी राज्यों की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। 12वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहली बात यहां से करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट यहां से इसका क्या होगा, करेक्ट होना चाहिए, नहीं गलत है पहला, क्योंकि देखो सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले प्रतिशत राज्य हिमाचल प्रदेश करीब 90% ग्रामीण में निवास करती है, बिहार 88%, असम 85%, उत्तर प्रदेश में 77.7%, लगभग 78 मान सकते हो। आंसर क्या होगा, 112 का डी करेक्ट है। डी मतलब पहला गलत है और दूसरा भी यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिक्किम सभी राज्यों की तुलना में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कम नहीं होगी। कहाँ पर है, ये जो सबसे कम है ये आपका गोवा में है ना। आंसर क्या होगा, 112 का डी कोई यहाँ पर सही नहीं है। 113 नंबर है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार की भूगर्भिक उत्पत्ति और संरचना के संबंध में विचार करने। पहली बात है, ये भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना और सबसे स्थिर भूभाग है जो प्राचीन गोंडवाना लैंड का ढाल का एक अलग भाग होगा। 113 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है, यह पठार अत्यधिक ऊंची युवा वलित पर्वत प्रणाली और गहन घाटी प्रणाली की विशेषता बताता है। सेकंड बात यहां से क्या होगी, गलत हो जाएगी, ओनली वन करेक्ट है, आंसर 113 का डी। 114 नंबर है, बृहद हिमालय श्रेणी के निम्नलिखित में से पर्वत श्रेणियों की चोटियों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहां से ये नंदा देवी, ठीक है, और धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट और चौथा कंचनजंगा। 1 3 2 4 114 का सी करेक्ट है। 115 नंबर है, दक्कन के पठार के संबंध में विचार करना है कौन सा सही होगा। इसका समानता पूर्व से पश्चिम की ओर ढलान है। 115 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहां से इसका गलत हो जाएगा, हाँ पहला गलत, क्योंकि दक्कन का पठार लहरदार उच्च भूमियां, विस्तृत घाटियां, गोलाकार पहाड़ी, इससे समानता जो पश्चिम से पूर्व की ओर ढलान होगा, ठीक है, पहला गलत है। पठार से निकलने वाली अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, ये बात करेक्ट है, ओनली 2 सही है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 116 है, पोषण स्तरों के माध्यम से प्रवाह की दिशा में संबंध में कौन सा कथन सही होगा। ऊर्जा का पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा सीधा होता है और किसी भी प्राकृतिक परिस्थिति का में कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है। 116 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। सेकंड है, आधारभूत स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा हमेशा सबसे कम होती है और प्रत्येक क्रम में कुछ स्तर पर यह सब बढ़नी ही चाहिए। सेकंड गलत होगी क्योंकि ये कभी भी उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक पोषण स्तर ऊर्जा उत्तरोत्तर घटती जाती है। ओनली 1 करेक्ट है, ये आंसर होगा। 117 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणालियां वैश्विक कार्बन सिंक के रूप में प्रभाव में काम करेंगी या प्रभावी ढंग से काम करती हैं।
आंसर 117 का हो जाएगा करेक्ट क्या? ये हो जाएगा पहला गहन समुद्री जो महासागरीय बेसिन है वो, उसके बाद विशाल आबादित पीठभूमियां और सघन उष्णकटिबंधीय वर्षावन। सक्रिय ज्वालामुखी इसमें नहीं होगा। 117 का सी। 118 है निम्नलिखित में से कौन सी कीस्टोन प्रजाति के उत्कृष्ट एग्जाम्पल है? कीस्टोन प्रजाति के उत्कृष्ट एग्जाम्पल है जो 118 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समुद्री बिलाव द्वारा सी अर्चन का शिकार करना और स्टारफिश द्वारा मल्सस का शिकार करना। 1 इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। 119 नंबर है अभिकथन है कारणार। वन पारिस्थितिक तंत्र में संख्याओं का पिरामिड उल्टा होता है। पहली बात 119 का क्या होगा? 119 का पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट होगा। पहला यहां से इसका सही है। सेकंड बोला है कुछ बड़े वृक्ष उच्च पोषी स्तरों पर असंख्य शाकाहारी परजीवी और परतजीवी का आश्रय देते हैं। सेकंड क्या होगा? सेकंड यहां से जो है आर, ये भी सही होगा, ये भी सही है ना। आंसर क्या होगा? देखो आंसर जो है 19 का यू जाएगा आपका, दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी करता है। 120 नंबर है इनमें से कौन सा सही ढंग से सम्मिलित है? कौन सा सही ढंग से सम्मिलित है? 120 का आंसर हो जाएगा यहां से नील नदी का उद्गम इथियोपिया, करेक्ट है। नील नदी का अंतिम डेल्टा प्रवाह मिस्र, करेक्ट है। श्वेत नील नदी नदियों का संगम स्थल सूडान, करेक्ट है। और अगला है श्वेत नील नदी का उद्गम दक्षिण सूडान, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका जो उद्गम है नील नदी का उद्गम इथियोपिया की ताना झील से होता है। नील नदी की प्रणाली अधिकांश उपजाऊ गाद और बाढ़ के मैदान की आपूर्ति करती है और सूडान के खार्तूम में ब्लू नील श्वेत नील से मिलती है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1 2 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 121 है कौन से यहाँ पर इसमें मिलान कर रहा है सही वैश्विक झील और स्थान के हिसाब से? 121 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ से लेक तुलारे संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। उसके बाद लेक ओनेगा रूस, लेक मराकाइबो क्या होगा? वन वेनेजुएला, लेक टिटिकाका पेरू। करेक्ट आंसर 121 का हो जाएगा आपका क्या? 121 का ए करेक्ट है। 122 नंबर है भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताओं के संबंध में विचार करना है। ये जलवायु क्षेत्र के अत्यंत विशिष्ट है क्योंकि यहाँ गर्म शुष्क गर्मियां और हल्की वाली सर्द होती हैं। 122 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। यह आमतौर पर दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाया जाता है। सेकंड गलत है क्योंकि ये जलवायु मुख्य रूप से दोनों गोलार्धों में 30 से 45 अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाया जाता है। पहला सही, दूसरा गलत है। आंसर 1। 123 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा देश पूरी तरह से भू अवबद्ध है? 123 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भू अवबद्ध है ये एक तो हो जाएगा आपका लाओस, है ना, दूसरा मंगोलिया और चौथा आपका अफगानिस्तान। कंबोडिया इसका सही आंसर नहीं होगा, ए यहां से इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 24 अभिकथन एक कारण है। देखते हैं इसको भी। इसमें बोला कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो होता है ये धरातल का जो आमतौर पर अंधकार में होता है वहां काफी कम घास के और घने हो जाते हैं। पहला क्या होगा? 24 का स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, पेड़ों का सघन वितान सूर्य के अधिकांश प्रकाश की जमीन तक पहुंचने से रोकता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहां से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर डी। 125 नंबर है टैगा वन के संबंध में विचार करना है। टैगा बायोम दक्षिण गोलार्ध में नहीं पाया जाता है। पहली बात क्या होगी? 125 का करेक्ट है। टैगा वनों में वृक्ष मुख्यतः चौड़ी पत्तियों वाले पर्णपाती वृक्ष होते हैं। सेकंड गलत है। सेकंड गलत है क्योंकि क्यों? क्योंकि बोला कि टैगा वनों में वृक्ष मुख्यतः चौड़ी पत्तियों वाले वृक्ष ही होते हैं ना, ऐसा गलत है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये लंबी और उत्कृष्ट शीतकाल छोटी यहाँ पर ग्रीष्मकाल को लेकर के यहाँ पर पाया जाना। ठीक है, अधिकांश वर्षा के रूप में यहाँ पर देखा जाना। ठीक है, और टाइगा वन उपध्रुवीय जलवायु में विकसित होते हैं। सिर्फ पहली बात करेक्ट है 125 की। 126 नंबर है कोपेन जलवायु कूट
और इसका जलवायु विवरण दे रखा है कौन कौन सा होगा। AF 26 में AF क्या होगा, देखो AF जो हो जाएगा आपका 126 में, हाँ AF आपका होगा ट्रॉपिकल वर्षा जलवायु ना, पूरे वर्ष वर्षा, हाँ ठीक है। उसके बाद AW क्या होगा, AW आपको हो जाएगा ट्रॉपिकल सवाना जलवायु, राइट 2। उसके बाद CS क्या होगा 1 भूमध्य सागरीय जलवायु, DFC टाइगा जलवायु, आंसर 126 का डी। 127 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक देश जल दलजा फरात नदी तंत्र के अधिग्रहण क्षेत्र का हिस्सा है। 127 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, हो जाएगा ईरान, तुर्की, सीरिया, इराक। डी क्या से करेक्ट आंसर 127 का। 128 आते हैं, 128 नंबर है, बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल का पद सृजन किया था। 28 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, 1813 के चार्टर एक्ट ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, आंसर सी। 129 नंबर है 129, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। 129 में प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की थी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है, संघ संविधान समिति का अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, सेकंड में सही है। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, तीसरा भी सही है। तीनों करेक्ट है। 129 का 1 2 3 डी। 130 नंबर 130, अभिकथन कारणार्थ भारत की संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सिद्धांत पर आधारित नहीं थी। 130 का पहला करेक्ट है। सेकंड है, संविधान सभा के कुछ सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाते, सेकंड भी करेक्ट है, दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी करता है। 131 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए पर निम्नलिखित शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करना है जिस क्रम में वे आते हैं। आंसर क्या होगा, 31 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये संप्रभु, समाजवादी, अंतरनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। 5 1 4 2 3, 131 का ए करेक्ट है। 132 है, ग्रिड यहां दे रखा है और इसका अर्थ क्या होगा देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो हो जाएगा आपका, ये क्या होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण को प्रस्तुत करना, ठीक है। परमादेश होगा आदेश देना। प्रतिषेध क्या होगा, एक तरह से निषेध रोकना। उत्प्रेषण प्रमाणित होना। करेक्ट आंसर 32 का है। 33 आते हैं, भारतीय संविधान में इनमें से कौन सा परिवर्तनों को सही इनका कालक्रम होगा बताना है। 33 में सही कालक्रम हो जाएगा, बोला है कि यहाँ पर नवसृजित, क्या बोला है, नवसृजित भाग 4A के तहत मूल कर्तव्यों का समावेशन करना, ठीक है, पहला सीरियल से आएगा। उसके बाद क्या आएगा, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाना, कानूनी अधिकार में बदलना। उसके बाद 6 से 14 वर्ष के बच्चों को लेकर के, और उसके बाद आपका चौथा स्टेटमेंट आएगा कि अनुच्छेद 15(5) को लागू करना ताकि राज्य के निजी शिक्षण संस्थान सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान कर सके। तो सब सीरियल से लगे हैं 1 2 3 4, आंसर यहाँ से करेक्ट है। बैकग्राउंड में थोड़ा सा बारिश हो रही है ना, तो आपको मैनेज करना थोड़ा सा, ठीक है, वॉइस आ रही होगी। आगे आते हैं 25 नहीं 134। 134 है, राज्यसभा के सदस्य के बारे में विचार करने संबंध में कौन सही नहीं है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, पहली बात क्या होगी। 34 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, सेकंड बात करेक्ट है। राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं, गलत है, क्योंकि राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाते हैं, वे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला इसको लेकर के मनोनीत करता है। राज्यसभा का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है, सही है। 1 2 4 करेक्ट आंसर ए, गलत पूछा है इसलिए ए। 35 नंबर है, भारतीय संविधान
के बारे में बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं कर रहा है अनुसूची विषय के बारे में। सही सुमेलित नहीं है, ये हो जाएगा चतुर्थ अनुसूची कौन सी, संघराज संबंध, और एक तृतीय अनुसूची राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रतिज्ञान। ये दोनों गलत हैं, क्योंकि चतुर्थ अनुसूची जो है ये संघराज संबंध नहीं, बल्कि यहाँ पर राज्यों की सीटों का आवंटन है उससे होगा। और तृतीय अनुसूची में शपथ प्रतिज्ञान शामिल है, किंतु राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति शपथ नहीं है। 3-4 गलत है। ठीक, 36 नंबर है भारतीय संविधान के चतुर्थ अनुसूची के संबंध में। ये राज्यसभा में सीटों को अच्छा तो कर चुके हैं ना। 37 आते हैं। 36 नहीं किया था। ये राज्यसभा के राज्यों में सीटों का आवंटन का प्रावधान करती है। पहला क्या होगा, पहली बात करेक्ट है। इसमें दिल्ली और पांडुचेरी की राज्यसभा का प्रतिनिधित्व निर्दिष्ट होता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड यहां से, ये भी करेक्ट है, दोनों सही है। आगे क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित में से विचार करने का कथन पर अनुच्छेद और इसका प्रावधान क्या होगा। देखते हैं 37 को यहां से। पहला बोला है अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 हो जाएगा आपका क्या बताओ। अनुच्छेद 249 ये हो जाएगा आपका राज्यसभा के प्रस्ताव पर राजसूची का विधान। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 250 जो हो जाएगा ये राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राजसूची पर संसद का विधायी अधिकार। 252 क्या होगा, दो से अधिक राज्यों का अनुरोध और संसद का विधान। और अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के क्रियान्वयन हेतु विधान। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्नलिखित में से कौन किन परिस्थितियों में उपसभापति राज्यसभा के सभापति के रूप में काम कर सकता है। 38 का आंसर हो जाएगा ये काम कर सकता है ना, किस अनुच्छेद के तहत ये कर सकता है, राज्यसभा की सभापति के पद की जब नियुक्ति होगी तब, है ना, आर्टिकल 91 के तहत। और उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा जब 91 का 1 के तहत, और राज्यसभा में बैठक में सभापति की अनुपस्थिति होने पर 91 का 2। ठीक है, आंसर क्या होगा, डी करेक्ट है सभी में। 139 है, संसदीय सत्र चक्र की समानता प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। 39 का आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा सदन को आहूत करना। ठीक है, उसके बाद वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 2-3, उसके बाद 4 अनिश्चितकालीन स्थगन और एक पहला सदन का सत्रावसान। ये करेक्ट है। 40 नंबर है, भारतीय संसद में विनियोग विधेयक के संबंध में विचार करना है। संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित होने और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने तक सरकार भारत की संचित निधि से कोई भी धनराशि आहरित नहीं कर सकती है। 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, विनियोग विधेयक के समय पर पारित करने हेतु नए वित्तीय वर्ष पूर्व इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। सेकंड बात गलत है। क्यों गलत है सेकंड? देखो सेकंड इसलिए गलत है क्योंकि राज्यसभा केवल संशोधन की सिफारिश कर सकता है और बाध्यकारी इसके लिए नहीं बताएगा, ये है ना, किसके लिए बाध्यकारी है ये बात गलत हो जाएगी। पहली बात सिर्फ इसकी करेक्ट है। 41 आते हैं, उस सेट का चयन करना है जो संख्या उसी प्रकार संबंधित जैसे कि 54, 81, 54 से हैं। आंसर 41 को जाएगा, सी करेक्ट है। यहाँ से मैं इनके रीजनिंग के और मैथ का सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा, आपको यहाँ से प्रैक्टिस खुद से करना है। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 142 है, उस विकल्प का चयन करना है जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिसे दूसरा अक्षर समूह से पहले और चौथा से तीसरे से। 42 का सही आंसर ए करेक्ट है, JTGHO। 143, यदि 9 अगस्त 2029 को गुरुवार है, 12 अगस्त 2030 को कौन सा दिन होगा, या कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन होगा 12 अगस्त को। 43 का आंसर हो जाएगा, कैलेंडर से आप इसको कर सकते हो, डी करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन 144, उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जो पहले शब्द से संबंधित होगा। 44 का आंसर ए करेक्ट है, पाचन। 44 बाएं से दिए गए पक्ष में आधार पर सही विकल्प कौन सा होगा। अष्टकोण 8 हो गया, तो अगला क्या होगा, 9 भुज 9 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 146 नंबर, एक म्यूजियम गाइड आपातकालीन निकास अभ्यास कर रहा था। वह मेन हॉल में शुरू करता है और 30 मीटर पूर्व चलता है और फिर बाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है
फिर से इतना चलता है। तो यहाँ पर अंतर किस दिशा में अपना मुंह किए हुए वो 46 का आंसर हो जाएगा, ये किए हुए उत्तर की ओर। 47 है, आरेख में कितनी कॉफी आलू नहीं है, कितने कॉफी आलू नहीं है। 47 का आंसर हो जाएगा डी करेक्ट है। 17 आगे आते क्वेश्चन 48 है, यदि 14 @ 3 @ 2 इक्वल 10, 18 @ 2 @ 4 इक्वल 8, तो 20 @ 3 @ 8 का मान क्या होगा? करेक्ट आंसर 148 का हो जाएगा 13। आगे आते क्वेश्चन 149 नंबर। 149 है, एक वेयर हाउस मैनेजर 7 अंक की पैकेज कोड इतने इतने की समीक्षा कर रहा है और क्रमबद्ध करने के बाद सभी अंकों को बाएं से दाएं के क्रम में व्यवस्थित कर रहा है। इस पुनर्व्यवस्था के बारे में मूल अंक कितना बनता है? आंसर हो जाएगा 49 का। करेक्ट आंसर सी 2। एक निश्चित कुछ भाषा में डॉन को 66, लिटॉन को 77 लिखता है, उसी कुछ भाषा में टी आउट को कैसे लिखा जाएगा? 50 का सही आंसर 143 करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से यहाँ पर 150 क्वेश्चन पूरे हो गए, ठीक है। और यहाँ से जो दृष्टि का पेपर था आपका ये फिनिश हो गया है ना, टेस्ट नंबर 20। और जो भी मेरे पास बचा हुआ 21, 22, 23, 24 जो भी बचे हैं हम लोग करेंगे, और जो पहले के भी बचे हुए हैं वो सब भी हम लोग यहाँ पर धीमे धीमे कवर करते रहेंगे। और क्या करना है आपको, जो टॉपिक यहाँ पर है टॉपिक को डीप जाके अच्छे से कवर करते रहना है। और अपने चैनल ज्वाइन करना यूपीएससी नॉलेज टेक, वहाँ पर मैंने आंसर राइटिंग भी करा है, आंसर राइटिंग भी आप कुछ टाइम बाद कर सकते हो स्टार्ट, ठीक है। एकदम फ्री है, कोई चार्जेस आपको नहीं देना है ना, कुछ पे नहीं करना है। आप आंसर राइटिंग एकदम स्टार्टिंग से सीख सकते हो। मैंने 3 क्लासेस कराई भी हैं, देखना तो आप देख सकते हो, 25 से 30 मिनट की क्लासेस है वो, है ना। तो उसमें 3 से 4 आंसर मैंने आपको सिखाए कैसे कैसे आंसर को लिखते हैं एकदम स्टार्टिंग से, ठीक है। वो भी देख सकते हो, लिंक आपको टेलीग्राम पे भी होगा और यूट्यूब पे भी है, सर्च करोगे तो आंसर राइटिंग बाई सेव करके या फिर आंसर राइटिंग यूपीएससी नॉलेज ट्रैक तो मिलेगा आपको, ठीक है। एंड करते हैं यहाँ से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।